हेलो क्लास। अभी बस अभी थोड़ी देर में आपकी क्लास शुरू करते हैं। ये कौन सा बच्चा आ गया इधर? 3 आ गए। या बेटा आफ्टरनून शुरू हो गई है। गुड मॉर्निंग। अभी से आफ्टरनून है स्टार्टेड। सलाम मैम। वालेकुम सलाम। ये 8 लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग नजर आ रहे हैं। किधर हैं आप लोग सारे? नफीसा ताहिर, बेटा कॉल करो सारों को। जेनिफर, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। किधर है पब्लिक सारी? बुलाओ उनको। ये देखो बेचारा एल्कलोसिस और एसिडोसिस वाले का क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम। अतिका आसिफ, कैसी हो बेटा आप? ओके, हम शुरू करें फिर, या अभी 1 मिनट और ठहर जाए? 12 बजे। जॉन बेटा स्टडी कर रहा है कि नहीं? वो देखो अटेंडेंस शीट आ रही है, नहीं आई। ओके बेटा, हो गया टाइम पूरे 12। स्टार्ट करें। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अतिका, मैं भी ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी सारे ठीक हैं और फर्स्ट ईयर की अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके तो आपके टेस्ट होते रहे। मैं आप लोगों से टेस्ट इसलिए नहीं ले रही कि आप लोग बिजी होंगे अपने पेपर के, है ना, फाइनल पेपर के लिए। तो जितना पढ़ाया उसको याद भी रखना है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे नोट्स बना लो। जैसा आपको ठीक लगे मैम को, मतलब मुझे क्या ठीक लगे पेपर के लिए। बेटा आप लोगों ने स्टडी करनी है और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से अच्छा नाम नंबर लें। All of you, I must say you all should go all together. बल्कि आप लोगों में से तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों में से पोजीशन लेने वाले बच्चे भी मौजूद हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग, इतना आप लोगों को टाइम मिल गया तो अब तो पोजीशन लेने वाली बात है। ठीक हो गया? यू आर माई बेबीज, सारे छोटे छोटे बेबीज मेरे पास आए थे फर्स्ट ईयर में। यू आर विद मी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। Alright, I'll start my topic. Respiratory acidosis and alkalosis. We have almost finished half of the way. Half of the मतलब start करने के लिए मैं ओके ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस जब आपका पीएच लेवल डाउन है, एल्कलोसिस जब आपका पीएच लेवल हाई है। सिंपल ऐसा है, ठीक है। फिर हमने देखा उसके अंदर कि जो एसिडोसिस है उसमें हाइपोवोलेमिया है, और जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उस पर हाइपरवोलेमिया है, राइट। हाइपोक्सिया है। उसके बाद साथ आप देखोगे कि रेस्पिरेशन जो है वो रैपिड है और शैलो है।
ठीक है, लंबी लंबी गहरी सांस भरता है वो, इसलिए क्योंकि उसको अंदर ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी और लंबी लंबी गहरी सांसें भरता है। वेजो डायलेट हो गए हैं तो ब्लड प्रेशर भी गिरता है। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर जो लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वेजो डायलिटेशन की वजह से हो रहा है। एंड देन देयर इज डिस्निया, ऑफ कोर्स सांस नहीं ठीक से आ रहा तो डिस्निया होगा। हेडेक है, इसलिए क्योंकि ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, डिजीनेस, ये सारा कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज हाइपोकैलेमिया। एंड जिससे रिदमिया हो रहा है, ये जो इसके हार्ट की रिदम है उसमें क्या है, पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि पानी जो है, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स। अब उसके अंदर जो आपके लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए क्या है, अब ये जो इसने यहाँ पर एक ये जो शक्ल बनाई है, ये डॉट मुंह के आगे डॉट लगा है, दिस इज यू नो द जो वो सांस ले रहा है जोर जोर से। ठीक है, कान जब सांस ना आ रहा हो तो बंदा ऐसे फूंके मारता है ना, तो ऐसी शक्ल बन जाती है। मसल वीकनेस है, हाइपरफ्लेक्स फ्लेक्स रिफ्लेक्सिया है। कॉजेज में हमने देखा इट इज बिकॉज ऑफ लो रेस्पिरेटरी स्टिमुला। अब ये किस वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से भी हो सकता है, ड्रग ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है, सीओपीडी और निमोनिया और एपिलेप्टिस की वजह से भी हो सकता है। कॉजेज हमने देख लिए थे, राइट। ये है एसिडोसिस का जो एरो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, ये आपको देख लेना। देन वी वेंट थ्रू वेरी नाइसली फ्रॉम दिस सिम्टम्स। ठीक है, हमने इसमें सिम्टम्स को अच्छे तरीके से देखा और इसमें हमने बारी बारी सारी बातों को देखा। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या करोगे, आप उसकी पल्स चेक करोगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे, ब्लड प्रेशर, मेंटल क्लाउडीनेस यानी कि उसके आपको पता लगेगा कि उसको कंफ्यूजन है, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द हेड यानी कि सर हर वक्त भारा भारा सा रहता है। ठीक, सेरिब्रोवास्कुलर क्या कहते हैं, वेज़ोडाइलेटेशन है, इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो है, एंड देन कम्स द साइनसेस। यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि रेस्पिरेटरी स्टार्ट करने के लिए, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम देखते हैं कि ठीक, ठीक हो गया बेटा। सो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है, दे गो ऑपोजिट। ठीक है, ये अगर पीएच कम है तो PCO2 हाई है, राइट। और बाइकार्बोनेट जो है दोनों में नॉर्मल रहता है। उसी तरीके से मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक किस तरफ जाओगे,
तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस दे आर इक्वल। अगर पीएच नॉर्म डाउन है तो बाइकार्बोनेट भी डाउन है। अगर एल्कलोसिस हाई, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हाई है तो इसका HCO3 भी बाइकार्बोनेट भी हाई है। ठीक है, सो दीज आर रेस्पिरेटरीज आर ऑपोजिट। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आर इक्वल। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, उसको ये चेक करेंगे, पीएच चेक करेंगे। इफ इज इट लेस देन 7.35 it is respiratory acidosis, right? And carbon dioxide more than 32, 42 is on the higher side। ठीक है, जो हमने देखा था कि ये अगर हाई है तो ये लो है, so it goes opposite। pH is low, bicarbonate is high। आवाज नहीं आ रही बेटा, रिफ्रेश करो अपना, रिफ्रेश द सिस्टम। ठीक हो गया। फिर हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग करेंगे, चेस्ट एक्सरे देखेंगे। राइट, चेस्ट एक्सरे में उसका लंग्स हमें ज़्यादातर उसको फोकस करेंगे। ईसीजी में हम उसका रूल आउट करेंगे। नाउ कम्स द मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि ये चूंकि उसको सांस ठीक से नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी वेंटिलेशन को इम्प्रूव करेंगे। बेटा स्लाइड क्यों नहीं शो हो रही, बाकियों को क्यों हो रही है? आप अपना सिस्टम को दोबारा से ठीक करो। देन कम्स द ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटीकोएगुलेंट है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है, मैकेनिकल वेंटिलेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे पहले ठीक होना चाहिए, दैट्स द पोजीशन। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द पोजीशन। हमें पोजीशन के साथ हमेशा स्टार्ट लेना चाहिए कि सबसे पहले आप उसको उसकी वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में डालेंगे। फिर आप ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हो, आप उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हो। ठीक है, ओके। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है? इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच द अटेंडेंस शीट जरा उसको कहना अबीरा को मुझे दे दे। थैंक यू। Respiratory alkalosis is a clinical condition in which the arterial blood pH is greater than 7.45। 7.45 से ज़्यादा हो तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, अगर 7.35 से कम हो तो एसिडोसिस। एंड द PCO2 जो है इज लेस देन 38 mmHg। As with respiratory acidosis, acute and chronic condition can occur। ये हमने देख लिया था, इसको डिस्कस कर लिया था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी।
एल्कलोसिस में सिर्फ आप देख लें कि सेंट्रल है, पेरिफेरल है, मस्कुलर है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेंट्रल में कंफ्यूजन है, लाइट हेडेडनेस है। वहाँ पे हम देख रहे थे कि इनका जो सर है ये भारी भारी रहता है, ठीक है। एसिडोसिस, एल्कलोसिस में सर इसका लाइट हेडेडनेस है, स्टूपर हो सकता है, कोमा में जा सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप जाओगे तो आपका हैंड ट्रेमर्स करेंगे, हाथ कांप रहे होंगे, numbness या tingling in the face, eyes and feet. Thank you. ओके, आपकी अटेंडेंस भी आ गई है मेरे पास। चलो ठीक है। ये मसल्स में, फेस में इनका क्या है, बताया कि नमनेस है, टिंगलिंग है और क्या कहते हैं, फेस पे है, हैंड पे है और फीट पे है। मस्कुलर में ट्विचिंग है और प्रोलॉन्ग स्पैज्म है, ठीक है। ऐसे सारा जो ऐसे मसल जुड़ से जाते हैं। ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर इज नाउजिया एंड वॉमिटिंग ओनली, वेरेज एसिडोसिस में साथ डायरिया भी है। ये लो, इसको देखो, सीजर्स है, डीप रैपिड ब्रीदिंग है, हाइपरवेंटिलेशन है, टैकीकार्डिया, ये हम पढ़ चुके थे। कॉजेज क्या बनेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस इज ऑलवेज ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है। वहाँ पर एसिडोसिस में लो वेंटिलेशन थी, विच कॉजेज एक्सेसिव ब्लोइंग ऑफ, ठीक है। एक्सेसिव ब्लोइंग ऑफ, फूंके ज्यादा मार रहा। कॉजेज कैन इंक्लूड एक्सट्रीम एंजाइटी, ठीक है। अब उसकी कॉजेज देखो तो किस वजह से हो सकता है, एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से, हाइपोक्सीमिया की वजह से, एंड अर्ली फेज ऑफ सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब फेज ऑफ सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन को आप खोल के पढ़ो, देखो क्या कहता है वो, ठीक है। कुछ कुछ खुद से भी खोल के पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा एंड बैक्टीरिया यानी कि आपके ब्लड में, एंड इन अप्रोप्रिएट वेंटिलेटर सेटिंग, अगर आपकी जो वेंटिलेटर की सेटिंग है वो ठीक से नहीं है, ठीक है, दैट डू नॉट मैच द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। अब आप जब वेंट को सेट करते हैं तो वो इसलिए उस तरीके से सेट करते हैं कि जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, आप अपनी मर्जी से उसको सेट नहीं करते। एक तो वो आपके एबीजीज की रिपोर्ट देखते हैं, एक आपकी जर्नल ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उन सब से आपको रिलेट करके फिर वेंट को वो क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जो है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम क्रोनिक हाइपोकैप्निया एंड द डिक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब जो सीरम कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, वो इसी वजह से होगा। क्रोनिक हेपेटिक इंसफिशिएंसी, अब हमने हेपेटिक सफिशिएंसी को हम पढ़ चुके हैं, हेपेटिक और हेपेटिक बिलियरी ट्रैक्ट को हमने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें है कि क्रोनिक हेपेटिक इंसफिशिएंसी की वजह से और सेरिब्रल ट्यूमर आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये उनके फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कभी कोई पूछे आपसे कि ये इसके फैक्टर्स क्या हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के, तो आप कह सकते हो कि क्रोनिक हेपेटिक इंसफिशिएंसी है
और सेरेब्रल ट्यूमर है। यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चंस, ठीक है, अपने क्वेश्चन और आंसर्स खुद से बनाओ। ये स्लाइड सामने रख के अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद से बनाओगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। द कॉजेज ऑफ एल्कलोसिस, हम जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पढ़ रहे हैं तो हम देख सकते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। एस्प्रिन का ओवरडोज ले लो और लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। क्लिनिकली आपको कैसे पता लगेगा? क्लिनिकली आपको पता लगेगा कि साइंस कंसिस्ट ऑफ लाइट हेडेडनेस ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन। वहाँ पे हमने देखा था वेजो डायलिटेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? लाइट हेडेडनेस हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज सेरेब्रल फ्लो, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, numbness and tingling from decreased calcium ionization, and tinnitus, ringing in your ears, and the time loss of consciousness. फिर एक टाइम होता है कि वो आपको loss of consciousness. Cardiac effect of respiratory alkalosis includes tachycardia and ventricular and atrial dysrhythmia. ठीक हो गया? तो फिर क्या होता है इसमें? कार्डियक इफेक्ट जो होता है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का, वो टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया कॉज करता है। हो गया यहाँ तक? क्या समझ में? मेरा गला दुख रहा है। के फॉर किक याद रखना, डी फॉर डाउन याद रखना, ठीक है। एल्कोलिसिस में के फॉर किक अप, किक पीएच अप, किक मारा इन्होंने, पीएच को ऊपर चला गया, और इसमें क्या कहते हैं स्लाइडिंग डाउन, नीचे स्लाइड किया तो पीएच नीचे आ गया। ये भी हम देख चुके थे अच्छे तरीके से। असेसमेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में ओके बेटा, एनालिसिस डायग्नोस्टिक एनालिसिस हम देखेंगे, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैसेस असिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। इन द acute स्टेट में क्या होता है कि भाई मैं काश आपको दिखा सकूं मसल ट्विचिंग कैसे होती है। ये इस वक्त मेरी मसल ट्विचिंग हो रही है, ठहरो मैं ये इसको ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मसल ट्विचिंग। जस्ट लुक एट माय मसल्स, यहाँ पे लो,
चुप ही कर गया। ये मैं नहीं कर रही थी। आप लोगों को देखो लाइव दिखा रही हूँ मैं कि मसल ट्विचिंग कैसी होती है। ये हो रही है। हो जाओ। ये इतना ये इरिटेटिंग है ना जब ये ट्विचिंग होती है तो। आपको नजर आ रही है? अब नहीं हो रही। बहुत जोर जोर से हो रही थी पहले। चलो बस इतनी ये शुरू हुई। ये इनवॉलेंट्री है, मैं नहीं कर रही। ओके चलो बहुत हो गया। सारी बीमारियों का ना वो कारखाना है मेरे अंदर। सब कुछ आपको देखो मैं प्रैक्टिकल भी दिखाती हूँ। मैं फुट्स नहीं दिखा सके वरना मैं आपको थोड़ा फुट्स भी दिखाती कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में कैसे एक्यूमुलेशन होती है और आपको नजर आए। एनीवेज ठीक हो गया। ओके वैल्यूएशन ऑफ आप जो उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट को वैल्यू जो इलेक्ट्रोलाइट्स को आप इंडिकेट करोगे किसी भी डिजीज को decrease in potassium to identify decrease in potassium and hydrogen is pulled out of the cell in exchange for potassium। अब क्या होता है कि ये जो है वैल्यूएशन में जब हम देखते हैं कि जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इंडिकेट करता है टू आइडेंटिफाई। ठीक है इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंडिकेटेड टू आइडेंटिफाई एनी डिक्रीज इन पोटेशियम। पोटेशियम में कहीं भी थोड़ी सी कमी हो रही हो तो फिर वो क्या करता है सेल में से पोटेशियम को पुल आउट कर लेता है। ठीक है फिर क्या होता है कि डिक्रीज कैल्शियम एज सीवियर एल्कलोसिस inhibits the calcium ionization result in carpopedal spasm and tetany। और यह कहता है कि डिक्रीज इन फॉस्फेट ड्यू टू एल्कलोसिस causing an increased uptake of phosphate by the cells। सो यहाँ पर आपकी सारी वो एक तरीके से पैथो आ गई है कि किस तरीके से कौन क्या चीज़ कम हो रही है तो क्या चीज़ सेल्स में जा रही है जो सी सेल में जा रही है कौन सा। और ये रिजल्ट क्या कर रही है आपकी कार्पोपेडल स्पैज़म में और टेटनी में। हम्म। मैं ना आपको एक बताना चाह रही थी। ओके अब आप देख सकते हो कार्पोपेडल स्पैज़म occurs when acute hypocarbia cause reduced ionized calcium and phosphate level, resulting in involuntary contraction of the feet or more commonly the hand। ठीक है ओके आप इसमें ये हमने जो पढ़ा था चौकोस्टिक ट्राउसर
Signs may be positive because of hyperventilation induced hypocalcemia. हो गया. ओके. और यहाँ से हमने पढ़ना था मेडिकल मैनेजमेंट. Medical management on the underlying causes of respiratory alkalosis. If the cause is anxiety, the patient is instructed to breathe more slowly to allow carbon dioxide to accumulate or to breathe into closed system. Closed system is as paper bag. ठीक है. पेपर बैग में क्या करते हैं भला. ओके, सपोज दिस इज योर पेपर बैग. ठीक है. पेपर बैग में वो ये यहाँ से बंद है पेपर बैग का. You put your mouth here and then you start breathing. ठीक है. ये आपका पेपर बैग है. मुझे ब्राउन पेपर बैग्स नहीं मिलते बाजार से, वो भी बड़ा अच्छा रहता है. और अगर इनका मुंह बहुत बड़ा है, यू कैन ऑलवेज स्क्वीज इट एंड देन यू कैन ब्रीथ. अपनी नोज को और अपना माउथ को आपने अच्छे से कवर करके एंड देन यू स्टार्ट ब्रीदिंग. ठीक हो गया. Okay, next is a sedative may be required to relieve hyperventilation in very anxious people. अब वो पेशेंट्स में वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंशियस हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, अम, उनको थोड़ा सा सजेशन देना पड़ता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए. हाफ्सा परवा आप उनकी क्लास में नहीं आई थी क्या? ओहो, ठीक हो गया. Then treatment for other causes of respiratory alkalosis is directed as correcting the underlying जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर वो ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. ओके, एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस एंड कंपनसेशन. आप उसकी कंपनसेशन देखो. ठीक हो गया. जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो हमने कहा कि उसका PaCO2 जो है वो हाई है. ठीक है. या फिर उसका बाइकार्बोनेट हाई है. ठीक है. दोनों इकट्ठे हाई नहीं होंगे, या उसने कहा है. ठीक है. या नॉर्मल HCO3 होगा. अब अगर हम देखें तो इसका HCO3 बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल है, या फिर ज्यादा होगा या नॉर्मल होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो pH लो है. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन pH इज लो द अदर साइड इज हाई. अब वो चाहे बाइकार्बोनेट हो तो चाहे वो ये PaCO2 हो. ठीक है. लेकिन कोई एक नॉर्मल होगा, या ये नॉर्मल होगा या ये नॉर्मल होगा. कोई एक नॉर्मल होगा लेकिन पीएच के ऑपोजिट होगा. उसकी कंपनसेशन जो है वो कहती है कि किडनी एलिमिनेट हाइड्रोजन एंड रिटेन बाइकार्बोनेट. ठीक है. इसी तरीके से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आप देख सकते हो कि अगर ये PCO2 जो है वो कम है तो उसका बाइकार्बोनेट या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा. ठीक है. सो इसमें pH जो है वो उन्होंने हाई बताया. राइट. किडनीज कंजर्व हाइड्रोजन एंड एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट. नर्सिंग केयर प्लान में इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू जो भी उसकी बीमारी है. ठीक है. रिलेटेड टू respiratory acidosis, respiratory alkalosis,
जो भी है। यहाँ पे इसने बताया है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस, फॉर एग्जांपल ऑल्टर्ड ऑक्सीजन सप्लाई। बट ये वाली जो है ना नर्सिंग प्लान मैं आपको और इजी करके पढ़ाऊंगी। एज एविडेंस, ये एविडेंस है बेटा। ए ई बी मीन्स एज एविडेंस बाय। अगर आप इस तरीके से भी लिखते हो तो कोई वो नहीं है। सो एविडेंस हो सकता है डिस्निया है, टेकिपीनिया है, चेंज इन मेंटेशन है, हाइपोकार्पिनिया है, टेकिकार्डिया है, हाइपोक्सिया। These are the sign symptoms. So as evidence, always go with the sign symptoms. Desired outcome is your evaluation. Patient demonstrate करेगा to improved ventilation and adequate oxygenation of tissue as evidenced by ABGs within patient acceptable limit and absence of a symptoms of respiratory distress. Verbalize understanding of positive factors and appropriate intervention. And then participate in treatment regimen with level of ability or situation. ये उसका evaluation, desired outcomes are the डिजायर्ड आउटकम्स जो हैं वो हैं आपके इवैल्यूएशन। ठीक है, पेशेंट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा, आपको वर्बलाइज करके बताएगा। ठीक है, तो ये होगा। आप अपने पास से नहीं बोलोगे पेशेंट ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। अपने मुंह से बानी नहीं बोला, चाहे पेशेंट में से उसको एक रत्ती भी आराम ना आया हो, लेकिन आप बोले जा रहे हो। लेट द पेशेंट वर्बलाइज ऑन द evaluation। ठीक है, या ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट ने आपको क्या कुछ बताया। अब आ जाता है नर्सिंग इंटरवेंशन और रैशनल क्या हो सकता है। इंटरवेंशन में आपने उसके रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ, एफर्ट, a certain cause of hyperventilation if possible. Differentiate hyperventilation caused by anxiety. ये सब कुछ आपने किया, क्यों किया? Identifies the alteration from usual breathing pattern and influence choice of interventions. फिर आपने पेशेंट को encourage किया to breathe slowly and deeply. क्यों किया? May help assure and calm agitated patient, thereby aiding a reduction of respiratory rate. Assist patient to regain control. ठीक हो गया? तो आप पेशेंट को नाउ असेस लेवल ऑफ अवेयरनेस। आप पेशेंट के लेवल को असेस अवेयर करोगे या कॉग्निशन एंड नोट न्यूरोमस्कुलर स्टेटस, असेस स्ट्रेंथ, टोन एंड रिफ्लेक्सेस एंड sensation, decreased mention, meditation, mild to severe। ठीक है, आप ये इसको देखोगे, टेटनी और सीजर अकर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा उसके लिए आप उसके लेवल ऑफ अवेयरनेस को आप इसलिए क्यों कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने उसके लेवल ऑफ अवेयरनेस को नोट डाउन करना है। डेमोन्स्ट्रेट एप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, असिस्ट विद एड्स और ब्रीदिंग मास्क में डिक्रीज। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कैन halt the blowing of oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, एलिवेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये सारा कुछ हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हमने इसमें पढ़ लिया है, उसके इंटरवेंशंस पढ़ लिए हैं, तो उन्होंने हमें रैशनल बताया कि हम क्यों किया ऐसा। ठीक है, सेम हियर आल्सो। ये दोबारा से उन्होंने बताया रेस्पिरेटरी, आई कांट कैच माय ब्रेथ। तो
You can keep reading this कि क्या वजह बनती है. Meanwhile, let me take your opinions.